एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत का जो आपका पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित राम चतुर मलिक किस घराने के संस्थापक थे? पंडित राम चतुर मलिक जो थे ये किस घराने के संस्थापक थे? तो दरभंगा बिहार घराना जो है इसके संस्थापक थे पंडित राम चतुर मलिक। ऑप्शन 1 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित राम चतुर मलिक की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1990 में, यानी कि 1990 में पंडित राम चतुर मलिक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, पंडित राम चतुर मलिक को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो पंडित राम चतुर मलिक जो थे इनको पद्मश्री पुरस्कार 1970 में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित राम चतुर मलिक किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो पंडित राम चतुर मलिक जो हैं ये ध्रुपद गायन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे। तो आप लोगों में से कई बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा कि भरत मुनि जो थे वो नाट्य शास्त्र के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र जो है इसमें अध्याय कितना है? 32, 40, 33 या फिर 36? तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र में अध्यायों की जो संख्या है वो है 36, 36। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रस और भाव के बारे में किस अध्याय में चर्चा हुआ है? 5वें, 6ठे, 7वें, 10वें या 12वें अध्याय में? सिंपल सा क्वेश्चन है, रस और भाव का जो अध्याय चर्चा हुआ है यह किस अध्याय में हुआ है? तो ये हुआ है 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव का चर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत ने षंडज और माध्यम ग्राम में कितनी जातियाँ बताई है? भरत जो थे उन्होंने षंडज और मध्यम ग्राम में कितनी जातियाँ बताई थी? तो 18 जातियाँ बताई थी भरत ने षंडज और मध्यम ग्राम में जातियों की संख्या। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, 18, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत ने अवनद वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया है? भरत जो थे उन्होंने किस चीज़ का? तो अवनद वाद्यों का जो वर्णन किया है वह किस अध्याय में किया है? किस अध्याय में किया भरत ने इसका वर्णन? तो 33वें अध्याय में भरत ने अवनद वाद्यों का वर्णन किया है। किसमें? तो 33वें अध्याय में। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर की रचना किसने किया है? यानी कि संगीत रत्नाकर जो है इसके रचनाकार कौन थे? तो शारंग देव थे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है उसके रचनाकार रचयिता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, शारंग देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखी गई थी? संगीत रत्नाकर जो है किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा संगीत रत्नाकर जो है 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी शारंग देव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर जो है इसमें कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 7 है संगीत रत्नाकर में अध्याय की संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तधाई किसको कहा जाता है? सप्तधाई किसको कहा जाता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सप्तधाई जो है संगीत रत्नाकर को ही कहा जाता है, याद रखिएगा संगीत रत्नाकर को ही सप्तधाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के 7वें अध्याय किससे संबंधित हैं? संगीत रत्नाकर में अभी थोड़ी देर पहले देखिए 7 अध्याय हैं, और ये जो 7 अध्याय है इसमें 7वां अध्याय जो है संगीत रत्नाकर में वो किससे संबंधित है? तो डांस से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है। संगीत रत्नाकर का 7वां अध्याय, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग इस सब का PDF लेना चाहते हैं तो वो भी इसका PDF ले सकते हैं, और इस PDF को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आप लोग पिछले क्लास में अब इसका पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी ऑब्जेक्टिव ये सब कंप्लीट भी कर चुके हैं ना, पहले से आप लोग कंप्लीट कर रखें, तो ये PDF को आप लोग अच्छे से पढ़ करके इससे रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? तो वो देखिए टोटल 4 PDF मिलेगा, और 4 PDF को अच्छे से कर लेते हैं तो 50 to 60% क्वेश्चन आपको इसके बाहर से देखने को ही नहीं मिलेगा। पेपर फर्स्ट में भी आपको बताए थे कि 50 to 60% जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो हम जो आपको PDF दिए थे उसी में से रहेगा, और जो बच्चे इस PDF को लिए थे और पढ़े थे वो एग्जाम से आने के बाद सबसे पहले कॉल करके ही बताएं जैसा बोले थे वैसा ही हुआ। 50 से 60% क्वेश्चन जो था वहीं से देखने को मिले था। और वैसे ही आपको बता रहे हैं कि इस 4 PDF को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपको 50 to 60% क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेगा, यहीं से देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम फिक्स है, यहीं से आपको 50 to 60% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ऐसा कह क्यों रहे हैं कितना कि यहीं से रहेगा? तो इसलिए करें कि इसमें आपको जितना भी आप कुछ दिया हो सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। जैसे कि अगर सिलेबस की बात करें तो आपका पेपर 2 का सिलेबस में टोटल आपको 17 यूनिट पढ़ना है, यानी कि 17 इकाई पढ़ना है। और 17 इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है, जैसे आपका हिंदुस्तानी संगीत विभिन्न घराना हो गया,
गया या फिर राग हो गया इकाई वाइज, ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ से, इकाई वाइज। जैसे पहला इकाई में आपको संगीत के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद कर्नाटक संगीत के बारे में पढ़ना है, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़ना है इकाई वाइज 17 यूनिट तक वो सब आपको इस PDF में मिल जाएगा। टोटल ये 60 से 70 पेज का PDF है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ से आप लोग पहला PDF से आप लोग थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो PDF है इसमें आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये हर एक, जैसे यहाँ पर जो 17 इकाई में यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन पड़ेगा, हर एक पोर्शन से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेकंड PDF में 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इसके बाद क्या रहेगा PYQ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आपको PYQ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। PYQ क्वेश्चन पर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अगर पिछले एग्जाम में आपसे पूछा गया होगा कि संगीत रत्नाकर के 7वें अध्याय में किससे संबंधित है, जैसा भी क्वेश्चन देखें, अगर वो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम अगर पूछा गया, अब संगीत रत्नाकर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना वो आपको इस PDF में देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले 3-4 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन के बेस्ट पर, यानी कि उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी अब जैसे आपको बताएं, जैसे पूछ ही जाए या पूछ जाए आपसे एग्जाम में कि सप्तधाई किसे कहा जाता है या फिर इसके रचनाकार कौन है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, तो आप सप्तधाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इसमें रहेगा। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन भी पूछा गया उससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता था वो आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा PDF में। और चौथा PDF में आपको 112 क्वेश्चन रहेगा। ये तो सबके लिए सेम ही रहता है, पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी, सेकंड वालों के लिए या फिर BPSC वालों के लिए, क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न रहता है। और ये जो प्रश्नों की संख्या है वो 112। और इसमें रहते हैं किस तरह के प्रश्न, जैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, या फिर पूछा जाए आपसे कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, या फिर जरीन दारू वाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और ये 4 PDF अगर आप लोग कर लेते हैं, इसी के बाहर से आपको 50 to 60% क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये 50 to 60% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यहीं से रहेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और लेना किस तरह से इस PDF को, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपीज़। और ऐसा नहीं कि एक PDF का प्राइस 30 रुपये, नेक्स्ट का 30। ये जो 4 PDF है, चारों PDF का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़। इस नंबर पे आप लोग 7903820891 इस नंबर पर आप लोग 30 रुपीज़ पे करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से व्हाट्सएप भी, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, भेज देना है। ठीक है, और एक मैसेज कर देना पेपर 2। उसके बाद आपको ये चारों PDF मिल जाएगा। इस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृदेशी की रचना कब हुई थी। वृदेशी जो है इसकी रचना कब हुई थी, 6ठी, 7वीं, 5वीं या 9वीं शताब्दी में। तो 6ठी शताब्दी में वृदेशी की रचना की गई थी। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वृदेशी के लेखक कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा, मतंग जो थे वो वृदेशी के रचनाकार थे। और अगला क्वेश्चन वही है कि वृदेशी के लेखक कौन है, तो या फिर रचनाकार कौन है, तो मतंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है। राग का जो उल्लेख है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राग का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था, तो वृदेशी जो है इसी ग्रंथ में सबसे पहले रागों का उल्लेख हुआ था। अब जितना राग है, जो कुछ भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और आपके एक और चीज़ बता दें, राग के बारे में दिया हुआ कि कौन कौन सा राग आपको पढ़ना है सिलेबस में, क्योंकि पेपर फर्स्ट में कुछ कम ही राग पढ़ना था, पेपर सेकंड में कुछ ज़्यादा राग है, तो वो सब आपको वो जो थ्योरी वाला पोर्शन अभी PDF बताया उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और उसको लेकर के आप लोग हर एक राग को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि राग से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं और मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको राग से संबंधित देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन है, संस्कृत ग्रंथ कौन सा है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है, ये चारों संस्कृत के ग्रंथ हैं। अब इस चारों में से सबसे फेमस संस्कृत का ग्रंथ कौन सा है, तो वृदेशी जो है ये सबसे प्रसिद्ध जो है संस्कृत ग्रंथ है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राग तरंगिणी जो है इसके लेखक कौन है, तो कवि लोचन जो है ये राग तरंगिणी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग तरंगिणी किस शताब्दी में लिखी गई है। राग तरंगिणी जो है ये किस शताब्दी में लिखी गई थी, तो 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी राग तरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोचन कवि कहाँ के निवासी थे। लोचन कवि जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे, तो मिथिला के निवासी थे, मिथिला के रहने वाले थे लोचन कवि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 जनक मेल ठाट का प्रचार किया है। 12 जनक मेल ठाट का जो प्रचार है वो किसने किया है, तो लोचन ने किया है 12 जनक मेल ठाट का प्रचार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग दरबारी कांढ़ा के रचनाकार किसको माना जाता है। राग दरबारी कांढ़ा जो है इसके रचनाकार को किसको माना जाता है, तो तानसेन को माना जाता है राग दरबारी कांढ़ा का रचनाकार, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबारी किस अंग का राग है।
दरबारी जो है या किस अंग का राग है, तो कानरा का अंग राग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग दरबारी जो है किस अंग का राग है, तो कानरा का राग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबारी कांडा का गायन समय क्या है। देखिए राग के बारे में आपको कुछ ही चीज़ याद रखना होता है। जैसे कोई एक राग है, जैसे राग दरबारी कांडा है, इसके बारे में आपको क्या याद होना चाहिए, तो इसकी जाति क्या है, इसकी ठाट क्या है, इसके गाने का समय क्या है, इसका आरोह क्या होता है, इसका अवरोह क्या होता है, बस इतना ही आपको एक राग के बारे में याद रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि दरबारी कांडा का गायन समय क्या है, यानी कि इसको कब गाया जाता है, राग दरबारी कांडा को। इसको जो है मध्य रात्रि के समय में गाया जाता है, गाया और बजाया जाता है राग दरबारी कांडा को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दरबारी का वादी स्वर क्या होता है। और एक और चीज़, वादी और संवादी वो छूट गया तो ऊपर, तो यानी कि किसी भी राग के बारे में हमको वादी याद रखें, वादी, संवादी, जाति, ठाट, आरोह, अवरोह और गायन समय, इतना बस आपको याद रखना है। तो राग दरबारी का वादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है राग दरबारी का वादी स्वर। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग मलकौस का ठाट क्या है। राग मलकौस जो है किस ठाट का है, तो राग मलकौस का ठाट होता है भैरवी। क्या होता है, तो भैरवी होता है राग मलकौस का ठाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मलकौस का वादी स्वर क्या है। राग मलकौस जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो म होता है राग मलकौस का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, राग मलकौस दक्षिण भारत के किस राग के समान है। राग मलकौस जो है दक्षिण भारत के किस राग के समान है, तो हिंडलोम राग के समान है। दक्षिण भारत का जो हिंडलोम राग है उसके समान है राग मलकौस। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हिंडलोम के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मलकौस का गायन समय क्या है। राग मलकौस के गाने का समय क्या है, तो रात्रि का जो तीसरा पहर है वो है राग मलकौस का गाने का समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मलकौस का समप्रकृतिक राग क्या है, तो चंद्रकोश जो होता है ये होता है राग मलकौस का समप्रकृतिक राग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन इतना आपसे समप्रकृतिक इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, बस वादी, संवादी, जाति, ठाट यही सब पूछा जाएगा, लेकिन क्या पता कभी पूछ ले, इसलिए आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलकौस किस जाति का राग है। मलकौस जो है किस जाति का राग है, तो औंडव जाति का राग है मलकौस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग जौनपुरी का ठाट क्या होता है। राग जौनपुरी जो है इसका ठाट क्या होता है, तो राग जौनपुरी का ठाट असावड़ी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग जौनपुरी का वादी स्वर क्या है। राग जौनपुरी जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो गौ होता है राग जौनपुरी का वादी स्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग जौनपुरी का गायन समय क्या होता है। राग जौनपुरी जो है इसका गायन समय क्या होता है, गाने का समय, तो दिन का जो दूसरा पहर है ये राग जौनपुरी का गाने का समय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बहार का ठाट क्या है। राग बहार जो है इसका ठाट क्या होता है, तो राग बहार का ठाट होता है काफी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बहार का गायन समय क्या है, यानी कि गाने का समय क्या है राग बहार का, तो मध्य रात्रि का जो समय है ये राग बहार के गाने का समय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बहार को किस ऋतु में गाया जाता है। राग बहार जो है इसको किस ऋतु में गाया जाता है, तो बसंत ऋतु में राग बहार को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध कल्याण किन दो रागों का मिश्रण है। शुद्ध कल्याण जो है ये किन दो रागों का मिश्रण है, तो कल्याण और भूपाली रागों का मिश्रण है शुद्ध कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा सारंग का ठाट क्या होता है, तो सारंग जो है इसका ठाट कल्याण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।